नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लाए हैं भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि विदेश नीति क्या होती है, उसके निर्माण में कौन कौन से तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत क्या रहे हैं। वास्तव में प्रत्येक देश की विदेश नीति का एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है अपने देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि। अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र कुछ न कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है जिन पर चलकर वो अपनी विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से सिद्धांत रहे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को बनाने में सहयोग दिया है। हम इन्हें विदेश नीति का आधार भी कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। आज आपके लिए एक एक सिद्धांत, एक एक आधार को हम व्याख्या करेंगे और हम जानेंगे कि इनका क्या महत्व है। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का जो सबसे आधारभूत सिद्धांत रहा है वो है शांति और अहिंसा पर जोर। महावीर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश भारत ने शुरू से ही शांति और अहिंसा पर जोर दिया है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य किया है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत की इसी रीति और इसी नीति को भारत की विदेश नीति का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि आज का आदर्शवाद ही कल का यथार्थवाद है। भारत शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही अपनी आर्थिक और प्रगति कर सकता है और अपनी सामाजिक विषमता को समाप्त कर सकता है। भारत ने इस सिद्धांत का अनुकरण करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति निर्माण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिलिस्तीन मुद्दे पर शांति निर्माण कार्यक्रम में भारत ने सबसे पहले भाग लिया। आप देखेंगे तो पाएंगे शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित जितने भी कार्यक्रम अभियान चलाए गए, लगभग 23 अभियान चलाए गए, भारत में 15 से अधिक अभियानों में उसने सहभागिता की। चाहे वो कंबोडिया का हो, सोमालिया का हो, रवांडा का हो, मोजाम्बिक हो, हैती हो, भारत ने अपनी सक्रिय भूमिका सभी अभियानों में निभाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर विदेश नीति के सिद्धांत पर जोर देकर कहा था कि भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास करता है। इससे स्पष्ट होता है कि शांति और अहिंसा पर बल भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत रहा है। जो दूसरा महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत हम कह सकते हैं निरस्त्रीकरण पर जोर। दोस्तों, शांति अहिंसा के सिद्धांत पर बल देने वाला देश कभी भी शस्त्रों की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भारत आजादी के बाद से ही निरस्त्रीकरण की मांग भी लगातार उठाता रहा है। पंडित नेहरू की ये निरस्त्रीकरण की नीति जो रही है ये बहुत व्यवहारिक और दूरदर्शी रही है। इसका एक आधार तो ये आप मान सकते हैं कि भारत जैसे नवोदित राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था। इससे एक तरफ तो ये इसका असर होता कि अपने संसाधन जो शस्त्रों की खरीद फरोख्त में भारत लगा देता तो अपने जन कल्याणकारी कार्य कैसे करता है। और दूसरा आधार यह था कि विश्व ऐसे ही बड़ी प्रतिद्वंदिता और हिंसक वातावरण से उस समय जूझ रहा था, उसको संतुलित करने के लिए आवश्यक था कि भारत सैन्य गठबंधनों से दूर रहे, सैन्य हथियारों की कटौती और उसके निरस्त्रीकरण की मांग पर जोर दे। वर्ष 1988 में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित करते हुए इस बात की अपील की थी कि वर्ष 2020 तक समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाना चाहिए। आप सोचिए, अगर राजीव गांधी की बात अगर सुनी गई होती तो आज दुनिया 2020 में शायद परमाणु हथियारों से मुक्त हो गई होती। ऐसा नहीं है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में कोई प्रयास ही नहीं किया गया। बहुत सारे प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन वे आधे अधूरे और अधूरे मन से ही किए गए हैं। वे विभेदकारी हैं, पक्षपातपूर्ण हैं, चाहे वो एनपीटी की संधि हो, चाहे सीटीबीटी हो। भारत सदैव इसके विभेदकारी और पक्षपातपूर्ण प्रावधानों का पुरजोर विरोध करता आया है और यही कारण है कि अभी तक उसने इन संधियों पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। हालांकि भारत की मूल मान्यता आज भी यही है कि दुनिया से इन विनाशकारी हथियारों को समूल नष्ट किया जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण विदेश नीति का आधार रहा है वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है। आजादी से पूर्व भी भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रसल्स में आयोजित उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करना था। इस सम्मेलन का आयोजन लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म नामक संगठन ने किया था।
नेहरू ही नहीं बल्कि उस समय के बहुत सारे भारतीय नेताओं ने जो जहां जितना प्रयास कर सकता था उसने आज़ादी के पहले भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया। और बहुत सारे हमारे भारतीय नेता थे जो विदेशों में जाकर के अपने सहयोगियों की तलाश करते थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते थे। वीर सावरकर को ले लीजिए, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, श्याम कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, अनेक ऐसे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जो विदेशों में रह करके उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने आंदोलनों को सक्रिय रूप से चलाया। अगली जो महत्वपूर्ण विदेश नीति का आधार रही है वो है नस्लवादी रंग भेद नीति का विरोध। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से ही जुड़ा हुआ ये एक और मुद्दा भारतीय विदेश नीति में देखा जा सकता है। भारत सदैव से रंग भेद की नीति का, नस्लवादी नीति का विरोध करता आया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियन शक्तियों ने बरसों बरस अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों पर शासन किया और उन्हें अपने अधीन बनाए रखा। अपने शासन के दौरान ये अफ्रीकी और एशियाई मूल के नागरिकों को काला व्यक्ति, ब्लैक मैन कहा करते थे, उनका उपहास उड़ाते थे और कभी भी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते थे। वो अपने को, अंग्रेज जो थे, यूरोपीय जो लोग थे, ये अपने को श्रेष्ठ नस्ल का मानते थे। और यही कारण है कि इनके जितने भी उपनिवेश थे, इवन भारत में भी काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग कानून भी हुआ करते थे। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उन्हें भी इस नस्लवादी रंगभेद नीति का शिकार होना पड़ा था और अंग्रेजों द्वारा उन्हें उनके सामान सहित रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया था। नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के जो थे, रंगभेद नीति के खिलाफ उन्होंने आजीवन लड़ाई लड़ी और लगभग 25 वर्ष तक जेल में रहे। बाद में वहाँ के वो राष्ट्रपति हुए खैर, लेकिन यहाँ उद्देश्य ये है कि भारत ने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ हमेशा भारत खड़ा रहा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ और गोरी सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ तक अपना अभियान चलाया था। हम देखते हैं इस तरह की भारतीय विदेश नीति का किसी भी प्रकार से नस्लवादी रंगभेद नीति का हमेशा से पुरजोर विरोध करती रही है। अगली जो विशेषता हम कह सकते हैं या महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत कह सकते हैं वो है मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास और अहिंसक साधनों पर जोर। भारतीय विदेश नीति की मूल्य मान्यता ही यही है कि वो मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है, अहिंसक साधनों में विश्वास करता है, वो हिंसा के किसी भी रूप का कभी भी समर्थन नहीं करता है। भारत का चीन के साथ 1954 में पंचशील समझौता हुआ, वो भी मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। भले ही चीन ने इस समझौते पर कुठाराघात किया और भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया, लेकिन भारत ने जो पंचशील समझौते को किया उसने चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के साथ अपनी विदेश नीति का मूल मंत्र मानते हुए कभी ना तो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और ना ही किसी देश पर आक्रमण किया। पंचशील सिद्धांत के जो 5 सिद्धांत थे उनमें से पहला है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना, तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा है एक दूसरे के प्रति समानता और मित्रता का भाव रखना और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करना। भारत ने सदैव मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व के इन्हीं सिद्धांतों का अपनी विदेश नीति में पालन किया है। दूसरी बात, भारत ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। आप देखें कि भारत में आज़ादी की लड़ाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी गांधी के नेतृत्व में, उसमें मुख्यतः अहिंसा को ही आधार बनाया गया। और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी नेहरू हो या उनकी पार्टी हो, उन्होंने दूसरे देशों के आंदोलनों को भी इसी आधार पर समर्थन किया। अगर वो अहिंसक रहा तो भारत का समर्थन उसे मिला। चाहे इंडोनेशिया का उदाहरण लें, डचों के विरुद्ध वहां के आंदोलन को समर्थन किया। नेहरू ने हट्टा और सुकारणों द्वारा जो अहिंसक आंदोलन चलाया जा रहा था उसको उन्होंने सहयोग दिया, समर्थन दिया। किंतु जहां जहां आंदोलन सशस्त्र संघर्ष के साथ चलाए जा रहे थे, भारत ने उनको कभी समर्थन नहीं दिया। चाहे वो पूर्वी अफ्रीका का माओ सशस्त्र संघर्ष रहा हो या फिर हिंद चीन के साम्यवादी छापामार गुरिल्लों का संघर्ष रहा हो, भारत ने सदैव इन आंदोलनों से अपनी दूरी बनाए रखी। यहाँ तक कि स्वयं भारत के सर्वमान्य नेता सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज की सहायता से बर्मा को आज़ाद करा दिया और अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा फहरा दिया, तो गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने इस घटना की तारीफ की, लेकिन जो उनका तरीका था उसको उन्होंने नैतिक दृष्टि से सदैव गलत ही बताया। तो भारत का हमेशा से ही अहिंसा के साधनों में विश्वास रहा है। अगली जो मूल भूत सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का, वो है अफ्रीका और एशियाई राष्ट्रों की एकता पर
जोर। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत ये रहा है, एशियाई और अफ्रीकी राज्यों में अधिक से अधिक उनके संबंधों को मजबूत बनाए रखा जाए। इसका शायद प्रमुख कारण यह था कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन और उनके गुलाम रहे थे, और आज़ादी के बाद भी वर्षों तक इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो थी वो डामाडोल ही रही थी। ऐसे में भारत की ये मान्यता थी कि अगर ये देश आपसी तालमेल और एकजुटता को बनाए रखते हैं, मजबूत रखते हैं, तो वो बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी यूरोपीय शक्तियों की मदद के अपने राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का विकास कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अफ्रो एशियाई एकता की दृष्टि से वार्डुंग सम्मेलन 1955 में जो हुआ वो एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। उसमें चीन के साथ भारत की भी बहुत अग्रणी भूमिका थी। इस सम्मेलन में 29 एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था। अफ्रीकी और एशियाई एकता की नीति पर चलते हुए भारत ने शुरू से ही एशिया के अपने पड़ोसियों सहित अनेक अफ्रीकी देशों को भी आर्थिक सहायता और अपनी तकनीकी मदद पहुंचाई है। नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या पूर्वी अफ्रीका के अनेक देश हैं, इनमें सब में भारत ने अपनी अग्रणी भूमिका सहायता देने में रखी है और इससे ये देश लाभान्वित हुए हैं। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत भी हुई वो भी अफ्रो एशियाई देशों की एकजुटता को मजबूत करने का एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है, क्योंकि आज इनकी संख्या 120 से ज़्यादा सदस्य देश से जुड़ चुके हैं। जो अगली विशेषता भारतीय विदेश नीति की सिद्धांत की रही है वो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का एक बुनियादी आधार रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और सोवियत रूस के नेतृत्व में समाजवादी गुट, और विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी गुट में अपने को सम्मिलित कर खुद को सुरक्षित कर लेना चाहता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत ने मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करते हुए विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की एक नई नीति स्थापित की और उपरोक्त दोनों जो गुट थे इसमें शामिल न होने का फैसला किया। भारत की इस नीति को उस समय के तमाम अनेक अफ्रीका और एशिया के नवोदित देशों ने खूब पसंद किया था। गुट निरपेक्षता की नीति का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति अपनाई जाए जो किसी गुट में से संबद्ध न हो, और साथ ही प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मसले पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर निर्णय लेकर के उसका समर्थन या विरोध किया जाए, न कि उसके गुट के आधार पर उसका समर्थन या विरोध किया जाए। गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग जो किया था पंडित नेहरू ने किया। इसका पहला सम्मेलन 1961 के बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में जो था, उसमें संपन्न हुआ था। हालांकि इसकी नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में ही देखी जा सकती है। अगली और अंतिम विशेषता जो हम कह सकते हैं वो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर। यद्यपि भारत शुरू से ही सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहअस्तित्व की नीति बनाने का पक्षधर रहा है, किंतु 1990 के दशक से उसने अपनी विदेश नीति में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया वो है एशिया और विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर। 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जो थे, उन्होंने पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का श्री गणेश किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के पूर्व में जो स्थित देश हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर और मजबूत बनाया जाए। आप जानते हैं कि आसियान संगठन जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए बना हुआ था, उसमें भारत सदस्य नहीं था शुरू से, लेकिन एशिया में उसकी भूमिका को देखते हुए इस संगठन ने 1996 में भारत को अपना पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बनाया और 2009 में भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता भी हुआ। मोदी जब 2014 में आए सत्ता में तो उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की कि दक्षिण एशिया में जो भारत की भूमिका है उस भूमिका को लेकर भारत सजग और प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के लिए बनी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट फास्ट पॉलिसी में बदलने की बात भी
कही। हम देखते हैं कि कोरोना मामले में भी अगर आप लेंगे तो दक्षिण एशिया के देशों का जो संगठन सार्क है उसको उन्होंने मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग मिल करके एकजुट होकर के अगर प्रयास करें तो ये एक सराहनीय सफलता मिल सकती है इससे। और एक आपात कोष का निर्माण भी किया उन्होंने, 1 करोड़ का सहायता राशि भी उसमें उन्होंने प्रदान की। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका उपयोग अपनी विदेश नीति निर्धारण में करता रहा है। समय और परिस्थिति के हिसाब से भले ही किसी देश की विदेश नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहे, किंतु ऐसे कुछ निश्चित आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिन पर चलकर ही वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकता है, और ऐसे परिवर्तित न होने वाले सिद्धांत ही देश की विदेश नीति के आधार कहे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के और भी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। कमियों और सुझावों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।